नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका द्वितीय सोपान संधि विचार भाग 3 लेकर आई हूँ, जो कि आपके आगामी टीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको संधियों के विषय में बताया था कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरी व्यंजन संधि, जिसे हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। तो इसी श्रृंखला में आज हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि में सर्वप्रथम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सूत्र होगा इसका अका सवर्णे दीर्घा। परिभाषा देख लेते हैं। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री स्वर के बाद सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। अब ह्रस्व यानी जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व है, और दीर्घ आ ई उ री ये दीर्घ कहे जाएंगे। तो इनके पश्चात सवर्ण यानी जैसे कि अ के पश्चात आ या आ आए, ई या ई के पश्चात ई या ई आए, उ या उ के पश्चात उ या उ आए, तो इनका दीर्घ हो जाता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्या धन आलया। विद्या का आ दीर्घ आ है, आलया का दीर्घ आ मिलके दीर्घ आ हो गया है, तो हो गया विद्यालया। चमू धन ऊर्जा। चमू ऊ, ऊर्जा का ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया है, चमूर्जा। आगे देखें। कृ धन ऋकारा। कृ का री और ऋकारा का री मिलके री हो गया है। दीर्घ इसको हम री हमारी इच्छा पर है कि हम इसको दीर्घ भी लिख सकते हैं और ह्रस्व भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कृकारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्री को। जैसे जो री या री होते हैं तो इनके बाद जो ह्रस्व री या री आते हैं, तो इनके स्थान पर ह्रस्व री या री भी स्वेच्छा से करते हैं। जैसे होत्री रिकारा है तो होत्री रिकारा भी लिख सकते हैं, या होत्री रिकारा भी लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी संधि है गुण संधि। इसका सूत्र होगा आद गुणा। परिभाषा देख लेते हैं। यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई, उ या उ, री या री, लृ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे रमा धन ईशा। रमा का अ और ईशा का ई, आ के पश्चात ई आया है तो मिलके क्या हो गया है, ए हो गया है, तो हो गया है रमेशा। आगे देखें। गंगा धन उदकम। अब गंगा का अ और उदकम का उ मिलके ओ हो गया है, तो ये हो गया है गंगोदकम। ए ओ हो गया है। अब देखते हैं ग्रीष्म धन ऋतु। तो ग्रीष्म का अ यानी आ या आ के पश्चात ही आना है, तो ग्रीष्म का अ और ऋतु का री मिलके अर हो जाता है, तो बन गया ग्रीष्म ऋतु। तव धन ऋकारा। अब तव का अ ऋकारा का ल मिलके अल हो गया है, तो बन गया है तवलकारा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कुछ स्थानों पर यह नियम नहीं लगता है। जैसे अक्ष का आ है और उहिनी का उ है, तो होना चाहिए था अक्षोहिणी, लेकिन इसमें यह अपवाद है, इसमें वृद्धि हो गई है, अक्षोहिणी हो गया है। यहाँ
अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक लगा है, इससे गुण स्वर न होकर वृद्धि स्वर अ हुआ है। अब और दूसरा बात क्या है, स्व स्व शब्द के बाद ईर और ईरिन आते हैं। स्व है, अगर स्व है लिखा हुआ है और स्व में वैसे अ है, लेकिन स्व है तो स्व के बाद अगर ईर या ईरिन आते हैं तो स्व के आकार और ईर या ईरिन के इकार के स्थान पर अ हो जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाता है। उसका गुण नहीं होगा, वृद्धि होगा। जैसे स्व धन ईरा स्वैरा, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। स्व धन ईरणी, यानी कि जैसे स्व के पश्चात ई आए तो आपको याद रखना है कि ये गुण ना होके वृद्धि होगा, स्वैरिणी। और तीसरा वाद है, जब प्र के बाद ऊह, प्र में आ है तो आ के बाद ऊ, यानी कि गुण होना चाहिए, लेकिन प्र उपसर्ग है तो प्र के बाद ऊह, ऊड़ी, एस आते हैं तो दोनों के स्थान पर गुण स्वर न होकर वृद्धि स्वर होता है। जैसे प्रधन ऊहा, तो प्रोहा बनेगा, ना कि प्रोहा नहीं बनेगा। गुण लगाएंगे तो प्रोहा होना चाहिए था, लेकिन प्रोहा ना होके ये वृद्धि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्व आए या प्र आए तो वहाँ आपको वृद्धि करना है। प्रधन ऊढ़ा प्रौढ़ा, प्रधन ऐशा प्रैशा होना चाहिए यहाँ पे। प्रधन ऊड़ी प्रौढ़ी, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जिसके आदि में ह्रस्व री हो तो आ और री के स्थान पर आर वृद्धि नित्य हो जाता है। अब चौथा बात क्या है कि अकारांत उपसर्ग है, यदि एक तो आपका प्र उपसर्ग हो गया, अब अकारांत उपसर्ग है तो उसके पश्चात यदि री आए तो री के पश्चात अगर हम गुण लगाते हो तो उसमें अर होता है, लेकिन इसमें वृद्धि आदेश होगा। जैसे उपधन रिक्षति तो उपाक्षति होगा, ना कि उपर्षति होगा। प्रधन रिक्षति प्राक्षति होगा। अब पांचवा बात भी है इसमें, जब ऋतु शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीया समास हो तब भी पूर्वगामी अ और ऋत के रि से मिलकर आर बनेगा, अर नहीं। ठीक है, ऋतु शब्द हो और आपका यहाँ बताया था ये उपसर्ग हो तो उसके पश्चात रि हो तो उसमें क्या होगा, आपका आर बनेगा, अर नहीं। जैसे सुखेन ऋता, तो सुखेन यानी सुख धन ऋता बराबर आपका हो जाएगा सुखारता। अब वृद्धि संधि देखते हैं। तीसरी संधि है आपकी वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र होगा वृद्धि रेची। परिभाषा देख लेते हैं। जब अ अथवा आ के बाद ए या ए आए, अभी आपने वहाँ पे देखा था, इस गुण में देखा था आपने, गुण संधि में देखा था आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई, उ या उ या री आए। अब वृद्धि संधि में क्या है, जब आ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद ओ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, अ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब ऐसे आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब आ या आ के बाद पश्चात ए आए ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश ए और औ आदेश हो जाते हैं। ए या ए का ए हो जाएगा, ओ और औ का औ हो जाएगा।
आना किसके पश्चात है? अ या आ के पश्चात। जैसे कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण का अ और एकत्वम का ए मिलकर दीर्घ ए हो जाता है तो होगा कृष्ण एकत्वम। गंगा धन एषा गंगैषा, गंगा का अ और एषा का ए मिलके दीर्घ ए हो गया है तो बन गया है गंगैषा। जल धन ओघा, जल ला का अ, ओघा का ओ मिलके दीर्घ हो गया है औ हो गया है तो बन गया है जलौघा। आगे देखिए, अब पररूप संधि, इसका सूत्र है एंग पररूपम। परिभाषा देख लेते हैं। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु आए तो दोनों के स्थान में ए और ओ हो जाता है, उसे पररूप संधि कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब गुण में भी ए और ओ होता है, लेकिन इसमें क्या है, अकारांत उपसर्ग के बाद उपसर्ग होना चाहिए, उसके पश्चात यदि एकारादि या ओकारादि धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। जैसे प्रधन एजते, प्र क्या है, उपसर्ग है और इसके पश्चात ए आया है तो ये प्रेजते हो गया है। उपसर्ग के पश्चात उपसर्ग का अ और ए मिलके ए हो गया है। उपधन ओषति, तो उपसर्ग है तो अ और ओ मिलके ओ हो गया है, उपोषति बन गया। आगे देखें, यण संधि, अब आती है यण संधि। तो इसका सूत्र होगा इको यड़ची। परिभाषा देख लेते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई उ री लृ के स्थान में क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। अब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ल के बाद अब सवर्ण नहीं है, अब क्या है, असवर्ण। असवर्ण यानी ई के पश्चात आ आए, उ आए, री आए या कुछ भी आए, यानी कि ई के पश्चात ई नहीं आना चाहिए। ई के पश्चात ई आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो वो होगी दीर्घ संधि। और यदि ई उ री ली के पश्चात असवर्ण स्वर आए, मतलब कोई अन्य स्वर आए, तो उसके तो ई उ री ली के स्थान में क्या हो जाते हैं, ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा और ऋ के स्थान पर ल हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। दधि धन अत्र, दधि, दधि का ई और अत्र का आ मिलकर या हो गए हैं तो हो गया है दध्यत्र। मधु धन अरि, मधु का उ और अरि का आ मिलके वा हो गए हैं तो हो गया है मध्वरी। धात्री धन अंशः, धात्री का री और उसके पश्चात अ मिलके र हो गया है तो हो गया है धात्रंशः। लृ धन आकृति, लृ का और आ मिलके बन गए हैं लाकृति, यानी कि ल हो जाता है और आ दीर्घ है इसलिए लाकृति हो गया है। आगे देखते हैं आयादी संधि। सूत्र होगा यचो यया वायावः। परिभाषा देखते हैं। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ यानी एच भी कहते हैं। एच के बाद कोई भी स्वर आए तो उन एच के स्थान में क्रमशः आय आय अब आव हो जाते हैं। जैसे ए है तो ए का आय हो जाएगा, आय आया तो उसका आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हरे धन ए, अब ए और ए तो क्या हो गया, आय हो गया है तो हरे। ह्रस्व ए है और ह्रस्व ए है तो मिलके आय हो गया है। नय धन अका तो नायका, कैसे, नय का ये दीर्घ ए आय है और अ तो मिलके आय हो गया है। आगे देखें। विष्णु धन ए विष्णवे,
विष्णु का ओ और ए का ए मिलके अब हो गया है। पो धन अका, पो का ओ और अका का आ मिलके आव हो गया है, तो ये पावका हो गया है। पौधन अका हो गया। जब ओ या औ के बाद एकारादि प्रत्यय आए तो ओ और औ के स्थान में क्रम से अब और आव हो जाते हैं। अच्छा, अब जब ओ या ओ के बाद यकार आदि प्रत्यय आए, ये ध्यान रखना होगा, यकार आदि प्रत्यय आता है यदि, तो ओ और औ के स्थान में क्रमशः अब और आव हो जाते हैं। जैसे गोधन यत, तो ये हो जाएगा गव्यम। नवधन यत नाव्यम, ये वान्तोई प्रत्यय सूत्र से हुआ है। देखिए पररूप संधि, इसका सूत्र होगा एंगा पदांता दति। परिभाषा देखते हैं। पदांत एकार या ओकार के बाद यदि अ आए, पदांत एकार या ओकार के बाद यदि आ आए तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार पूर्वक हो जाते हैं और ये अवग्रह का चिन्ह आ की पूर्व उपस्थित की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, इसे समझेंगे आप। जैसे हरे धन अब हरे एकार के बाद क्या आया है, तो इसका आ का अवग्रह हो गया और हरे हरेव रूप बन गया। विष्णु धन अब, तो विष्णु हो गया है। विष्णु का ओ और आ का अवग्रह हो गया है, तो ये विष्णु हो गया है, यानी कि इसका पूर्व रूप हो जाता है। आगे देखें। सर्वत्र विभाषा गो, इस सूत्र से यदि गो के बाद, यदि गो में ओ है लेकिन गो है, गो शब्द है, तो गो के बाद आ हो तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। ये ध्यान रखना होगा कि हम गो के ओ को नहीं लेंगे, हम पूरे गो को ही देखेंगे। गो शब्द आया है तो और उसके पश्चात आ आया है तो उसका विकल्प से प्रकृति भाव हो जाएगा और गो अग्रम का गो अग्रम बन जाएगा, यानी कि प्रकृति भाव हो जाएगा। अब गो अग्रम ही रहता है, अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गो अग्रम होता। यदि हम इस नियम से चलेंगे तो इसमें अवग्रह लग के गो अग्रम बनेगा, अन्यथा ये पूर्व रूप हो जाएगा, जैसे का तैसा। यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अब का अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से विकल्प से आदेश हो जाता है। जैसे गो धन अग्रम, तो इसका हो जाएगा गवाग्रम या गो अग्रम या गो अग्रम, ये तीनों ही रूप इसमें हो जाएंगे। यदि इंद्र शब्द आगे रहे, ये आपको याद रखने होंगे कि गो के बाद आए तो क्या होगा, और इंद्र शब्द के बाद इंद्र शब्द आगे रहे तो क्या होगा। जैसे गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है, वैसे ही गो धन इंद्रा, गो के पश्चात यदि इंद्र आए तो गवेंद्र हो जाएगा। आगे तो इस तरह स्वर संधि मैंने आपको बताई। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी ही बनाऊंगी। धन्यवाद।